हम अपनी कंसेप्ट को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को समझा। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है टोटल ऑफ असेट्स इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज। अब हम असेट्स और लायबिलिटीज को बारी बारी से समझते हैं। असेट्स क्या होता है? असेट्स वेल्थ ऑफ बिजनेस होता है। चूंकि हम यहाँ कंसेप्ट बिजनेस की ले रहे हैं, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। बट याद रखें, वेल्थ जो है किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, ठीक है? इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी आप सिंपली समझने के लिए मान के चलिए कि वेल्थ ऑफ बिजनेस जो होगा उसे हम असेट्स कहेंगे। वेल्थ क्या होता है? वेल्थ बिजनेस का रिसोर्स होता है जिसे आप बिजनेस में यूज करते हैं और उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। आपके पास बिल्डिंग है, आपने शॉप पर्पस के लिए बिल्डिंग परचेज की थी, तो बिल्डिंग आपने यूज करना है बिजनेस में, ना कि सेल करना है। तो बिल्डिंग आपका क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा, वेल्थ कहलाएगा, और इसे हम असेट बोलेंगे। फिर आपके पास मशीन है, मशीन आपने यूज करने के लिए परचेज किया था, तो मशीन भी आपका असेट कहलाएगा। फिर आपके पास फर्नीचर्स आया, फर्नीचर भी आप बिजनेस में यूज करेंगे, तो यह भी आपका असेट कहलाएगा। बट उसके आगे आता है आपके पास में स्टॉक। स्टॉक, तो स्टॉक कहते हैं जो गुड्स आपने सेल करने के लिए परचेज किया है उसको स्टॉक कहा जाता है जब तक वह सेल नहीं हो जाता है। तो आप देखें कि आप स्टॉक ऑफ गुड्स को सेल करके मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए स्टॉक को भी आप असेट कहेंगे। सिमिलरली आपके पास बैंक में डिपॉजिट है ₹1 लाख, इसे भी आप जब चाहें मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास कैश है। इस तरह से असेट्स क्या हो गया? वेल्थ ऑफ बिजनेस हो गया, जिसे हम कहेंगे which can be used in business or and converted into money। आइए अब लायबिलिटीज के बारे में देखते हैं। लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब है कि बिजनेस ने अगर किसी से कर्ज ले रखा है, डेट ले रखा हुआ है, तो उसे समटाइम्स उसे पे करना पड़ेगा। अर्थात आप कह सके सिंपल लेमन लैंग्वेज में कि लायबिलिटी जो है वह एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे बिजनेस को पे करना पड़ता है। तो और क्या कहें इसे? डेट ऑफ बिजनेस। अब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लायबिलिटी जो है वह दो प्रकार की हो सकती है। एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगी और दूसरा इंटरनल लायबिलिटीज होगा। इंटरनल लायबिलिटीज को हम ओनर्स फंड्स कहते हैं। ओनर मिस्टर एक्स, आपके एग्जांपल में मिस्टर एक्स जो है वह बिजनेस का ओनर है और उसने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यह बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से बिजनेस को वह अमाउंट कभी ना कभी अपने ओनर को पे बैक करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए इसको इंटरनल लायबिलिटीज बोलेंगे। अब आते हैं कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या हो सकता है। तो अदर देन ओनर्स फंड्स, अगर ओनर के अलावे दैट इज मिस्टर एक्स के अलावे किसी ने बिजनेस को कर्ज दे रखा हुआ है, तो उस कर्ज को, उस डेट को बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहेंगे। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को सिंपली आप कहेंगे अदर देन ओनर्स फंड। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज की। लोन फ्रॉम बैंक,
अब सपोज कीजिए कि मिस्टर एक्स आप हैं और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बट आपके पास में मनी नहीं है। तो अब आपके पास विकल्प क्या है? विकल्प है कि आप थर्ड पार्टीज के पास जाएं और उनसे लोन लें, कर्ज लें अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, और उसको आपको कभी ना कभी वापस तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इंटरनल लायबिलिटीज हो गई। हम अपने कंसेप्ट को आगे की ओर बढ़ाते हैं। बिजनेस करने का मोटिव क्या होता है? जनरली बिजनेस करने का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, इसको कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, बिजनेस में लॉसेस भी हुआ करते हैं। बट हम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, तो यहां हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक ऑफ गुड्स है उसे हम प्रॉफिट पर सेल करेंगे। सपोज कीजिए कि गुड्स 50,000 के गुड्स को आप सेल करते हैं ₹1 लाख में। तो साफ साफ पता चल रहा है कि 1 लाख में अगर 50,000 के गुड्स को आप सेल करेंगे तो 50,000 रुपीज की प्रॉफिट होगी। अब देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कहां कहां हो रहा है। फर्स्ट इंपैक्ट तो यह होगा कि आपका स्टॉक 50,000 रुपीज से रिड्यूस हो जाएगा। अब आपके पास में बैलेंस कितने बच जाएंगे स्टॉक ऑफ गुड्स? 50,000 का। दूसरा इंपैक्ट क्या हो रहा है कि आपकी कैश 1 लाख रुपीज से इंक्रीज कर जाएगी। दैट इज अब आपकी कैश कितनी की हो जाएगी? 1,50,000 की हो जाएगी। और प्रॉफिट 1 लाख माइनस 50,000, 50,000 प्रॉफिट हुआ, और इस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना है ओनर्स फंड में। दैट इज आपका कैपिटल जो है 50,000 रुपीज से इंक्रीज कर जाएगा। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को आप चेंज कर देंगे, तो चेंज करके आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ था, बिल्डिंग आपका एज इट इज 2 लाख रुपीज का होगा। मशीन में कोई चेंज नहीं हुआ था, इसलिए मशीन भी 25,000 का होगा। फर्नीचर्स में कोई चेंज नहीं हुआ था, स्टॉक में चेंज हुआ था। अर्लियर स्टॉक वाज ₹1 लाख, इसमें से 50,000 आपने रिड्यूस कर दिया, अब आपके पास 50,000 का स्टॉक है। बैंक में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज 1 लाख का बैंक आपका दिख रहा है, बट कैश आपका क्या हुआ? 1 लाख रुपीज से इंक्रीज कर गया, और इसी प्रकार से कैपिटल भी आपकी 50,000 रुपीज से इंक्रीज कर गई। आप देखें लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों क्या है? इक्वल अमाउंट। मैंने आपको बताया कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, समटाइम्स लॉसेस भी हुआ करते हैं। तो चलिए एक फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इस बार हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो रिमेनिंग गुड्स 50,000 रुपीज का बचा हुआ है, उसमें से 30,000 रुपीज के गुड्स को हम 20,000 रुपीज में सेल कर देते हैं। कॉस्ट से आपकी सेलिंग प्राइस कम है इस बार, तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, 10,000 का डिफरेंस दिख रहा है, तो यह 10,000 रुपीज का लॉस बिजनेस को हो रहा है। इंपैक्ट क्या आया? स्टॉक आपका 30,000 रुपीज से रिड्यूस हो गया, कैश आपका 20,000 रुपीज से इंक्रीज होगा, और कैपिटल आपका रिड्यूस कर जाएगा बाय 10,000। क्यों आप कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं? इसके पीछे लॉजिक ये है कि प्रॉफिट अगर ओनर को जाएगा तो लॉस कौन बियर करेगा? लॉस भी ओनर को ही बियर करना पड़ेगा। और इस तरीके से आपका यह इक्वेशन चेंज हो करके यह हो जाएगा। बिल्डिंग में आपने कोई चेंज नहीं किया था, एज इट इज, मशीन एज इट इज, फर्नीचर एज इट इज। यहां आप देख रहे हैं कि स्टॉक 50,000 लेस 30,000। अब आपके पास जो रिमेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स है उसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज की। बैंक में कोई चेंज नहीं हुआ है,
कैश आपका 20,000 से इंक्रीज हुआ 1,70,000 हो गया, और कैपिटल आपका 10,000 से रिड्यूस हो गया 5,40,000। अगर आप टोटल लेफ्ट एंड राइट साइड को चेक करेंगे तो यह आपका अमाउंट ओके हो जाएगा, इक्वल होगा। फ्रेंड्स, अब तक के डिस्कशन में क्या रिजल्ट सामने आया? एक बिजनेसमैन यह जानना चाहता है कि उसने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया तो उससे बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ या बिजनेस ने क्या लॉस इनकर्ड किया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं बिजनेसमैन एक इंफॉर्मेशन चाहता है और वह इंफॉर्मेशन बिजनेस के हेल्थ को बतलाता है। तो देखते हैं कि अब आपकी फाइनल पोजीशन क्या है आपके असेट्स और लायबिलिटीज की। तो आपके पास में बिल्डिंग 2 लाख रुपीस का है, मशीन 25,000 का है, फर्नीचर्स 25,000 का, स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000 का, बैंक बैलेंस है 1 लाख का, कैश आपके पास अवेलेबल है 1,70,000। इसका आप टोटल करें तो यह 5,40,000 होता है, एंड दिस इज जस्ट इक्वल टू कैपिटल, दैट इज ओनर्स फंड के बराबर होता है। अब आप देखें कि बिजनेस में मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट तो 5 लाख रुपीस किया था, बट आप देख रहे हैं कि पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यह 5,40,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस उसे 40,000 रुपीज अर्न करके दे रही है। फ्रेंड्स, इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को हम लोग कहते हैं डेटाज, और जब डेटाज को आप एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करके प्रेजेंट करते हैं तो आपके पास आता है बिजनेस रिजल्ट, और वह बिजनेस रिजल्ट आपका बन जाता है इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस रिजल्ट आपके पास क्या आया, प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। बिजनेसमैन ने लगाया था 5 लाख बिजनेस में और बिजनेस ने उसे 40,000 रुपीज अर्न करके दिया, इसलिए ओनर का फंड 5,40,000 हो गया। फ्रेंड्स, इस इंफॉर्मेशन को अब बिजनेस क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी, ऑनर को कम्युनिकेट करेगी। तो क्या सिर्फ ऑनर को ही यह इंफॉर्मेशन चाहिए? नहीं, मैं आगे चल करके बताऊंगा आपको कि इंफॉर्मेशंस के भी वेरियस यूजर्स होते हैं।